तो आज हम लिक्विड्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो लिक्विड देखो, थोड़ा सा मैं तुम्हें सॉलिड्स के बारे में पहले बता देता हूँ जो पिछली बार पढ़ा था, ठीक है। तो हम सॉलिड्स के बारे में देखते थे कि सॉलिड्स क्या होते हैं। बहुत फास्ट फास्ट होती चीजें, एटम फास्ट फास्ट होते हैं। जैसे लोहे को तुम लोग गर्म करते हो तो लोहे का एक हिस्सा ही तो गर्म करते हो, तो दूसरे हिस्से को गर्म लगने लगता है ना। ना, तो वो किस वजह से होता है, क्योंकि उसके जैसे तुम लोग जैसे जैसे लोहे की रोड है, ठीक है। उसने यहाँ से गर्म लग गया, यहाँ से जब पकड़ोगे तो यहाँ पे भी गर्म लगेगा ना। गर्म लगेगा ना यहाँ पे भी। क्यों गर्म लगता है, क्योंकि देखो ये हिस्सा तो यहीं की यहीं रहा, चल के थोड़ी गया दूसरी जगह पे, लेकिन गर्मी पहुंच गई। तो वो ऊष्मा का आदान प्रदान इसमें कैसे होता है, परमाणुओं इसके अणु परमाणु होते हैं ना, वो एक जगह कंपन करते हैं परमाणुओं के कंपन से। तो देखो इसके, ये यहाँ से इसको हीट दोगे तो ये हिलने लगेगा, फिर ये इसके साथ टकराएगा, फिर ये इसके साथ टकराएगा, ये इसके साथ टकराएगा, तो वो उसमें आदान प्रदान होती रहती है एक सिरे से दूसरे सिरे के ऊपर। इसलिए ही तो चाय वाय के बर्तन तुम देखते हो उसके हैंडल पे प्लास्टिक या फिर वो रबड़ वाला लगा रहता है ना, लगा रहता है ना। तो रबड़, जो तुम्हारा रबर होता है ना, वो उष्मा का चालक नहीं होता है, और लोहे वगैरह में ये सब लोग ऊष्मा के चालक होते हैं। वो पढ़ेंगे पॉलीमर्स में क्यों नहीं होते हैं, लेकिन अपनी जगह पर कंपन कर सकते हैं, ठीक है। तो सॉलिड्स किसका हिस्सा है, सॉलिड्स हम किस में पढ़ रहे थे, मैटर में। जो भी चीज स्थान घेरती है और जिसका आयतन होता है, इसका आयतन होता है, और जो स्थान घेरती है, इतना याद रख पाओगे। कोई भी चीज, कोई भी चीज जो स्थान घेरती है और जिसका आयतन होता है वो पदार्थ कहलाती है, ठीक है। क्या तुम्हारे पास में जो टेबल रखी हुई है उसका आयतन है, यस। क्या तुम लोग पदार्थ हो, हम खा भी किसको सकते हैं, जिसका आयतन होगा उसी को खा सकते हैं ना। तो तुम्हारा आयतन तो है, और तुम स्थान भी घेर रहे हो। यस सर, स्थान मिलिए तो है। तुम लोग हो कि नहीं, मैटर, पदार्थ हो कि नहीं तुम लोग, हाँ क्या बात, तुम लोग पदार्थ है। जब तुम्हें परीक्षा में सवाल पूछेगा कि पदार्थ क्या है, तो तुम्हें परिभाषा याद रखनी है कि आयतन हो जो तीन स्थान घेरती है। उसके बाद पदार्थ के तीन प्रकार होते हैं, ठोस द्रव गैस, तो लिख देना है। और फिर ठोस के बीच में ठोस क्या होता है ये पूछा जाएगा तुमसे, तो ठोस के बारे में बता देना। इसके एटम पास पास होते हैं, उनमें बहुत ज्यादा आकर्षण का बल होता है, इनको दबाया नहीं जा सकता है, इनमें गलने का गुण नहीं होता है, इनके परमाणु एक जगह पे जा सकते हैं, एक जगह से संपन्न कर सकते हैं, जिसकी वजह से इनकी ऊष्मा का चालक होता है, को दबाया नहीं जा सकता, किया ना, ये बह नहीं सकते हैं। और इनका एक चीज ये कितना जरूरी है, इनका आयतन निर्धारित होता है, इसका आयतन मतलब फिक्स होता है, निर्धारित होता है। जैसा बनाओगे तो उतना ही रहेगा आयतन हमेशा, ठीक है। और इसका आकार निश्चित होता है, इस आकार का बनाओगे इसी आकार का रहेगा, इसका आकार निश्चित रहता है। समझ में आया, इसका आकार क्या रहता है, स्थिर रहता है। और इनका आयतन भी निर्धारित रहता है। जैसे तुमने लोहे का एक सरिया ले लिया, तो उसको तुम आज सरिया बना के छोड़ दोगे तो कल थोड़ी ना वो कुछ गेंद जैसा बन जाएगा, नहीं बनेगा ना। और वो जितना लोहा है उतना ही लोहा रहेगा, बढ़ थोड़ी जाएगा, है ना, है कि नहीं।
तो वो वैसा ही रहेगा। और अगर तुमने उसका आकार नहीं बदलेगा ना तो आकार निर्धारित हो गया, जैसा आकार बना के छोड़ोगे वैसा ही रहेगा। तो सॉलिड्स के बारे में ये बात थी। अब लिक्विड्स के बारे में हम लोग क्या करेंगे, पढ़ने जा रहे हैं। ये लिख लिया? यस सर। चलो बच्चा लिक्विड्स के बारे में पढ़ते हैं। लिक्विड का नाम आते ही सबसे पहले चीज क्या होती है, इसके अंदर क्या होता है? पानी बहता है ना? तो लिक्विड के अंदर बहने का गुण होता है, बहने का गुण होता है ना। इनको दबाया नहीं जा सकता, वो भी दबाया नहीं जा सकता। पानी देखा ना, लिक्विड 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 के एटम्स, लिक्विड के एटम्स लिख लेना, लिक्विड के एटम्स पास होते हैं, पास होते हैं, लेकिन याद रखना जो सॉलिड में जितने पास थे ना उतने पास नहीं होंगे, दोनों के बीच में थोड़ी जगह होगी लेकिन पास होंगे वो। तो उनके मध्य, लेकिन बहुत पास नहीं होते हैं, ये भी याद रखना। तो उनके मध्य, उनके मध्य आकर्षण का बल, आकर्षण का बल ठोस से कम होता है, ठोस से कम होता है, ये लिख लेना। इसलिए तो तुम लोग पानी को हाथ से काट पाते हो, है कि नहीं? पानी को हाथ से काट पाते हो ना, क्योंकि उसके एटम्स के मध्य आकर्षण का बल कम होता है, लेकिन होता है ना? इनका वॉल्यूम निश्चित होता है, इनका वॉल्यूम निश्चित होता है कि नहीं? बताओ। जितना पानी गिलास में डाल के रखोगे या कहीं भी रखोगे उतना ही रहेगा, पानी बढ़ थोड़ी जाएगा। तो इनका वॉल्यूम निश्चित होता है। वॉल्यूम मतलब आयतन, इनका आयतन निश्चित होता है, लेकिन, लेकिन क्या याद रखना तुम्हें, लेकिन इन्हें जिस बर्तन में, जिस बर्तन में रखा जाता है उसी के आकार के हो जाते हैं, उसी आकार के हो जाते हैं। ठीक है, ये समझ में आया? पानी को गिलास में डालोगे तो पानी गिलास के जैसा दिखने लगेगा कि नहीं? बताओ। अब एक चीज बताओ, एक चीज बताओ, तुमने देखा है कभी, एक चीज समझा देता हूं तुम्हें, दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, ये प्रॉपर्टी समझ लो तुम लोग। मैंने पानी का गिलास भरा, या फिर पानी नहीं तो कुछ भी मान लो, ये पानी है, कुछ भी मान लो, इसके ऊपर मैंने मिट्टी डाली, और इसके ऊपर मैंने मिट्टी डालते ही वो कहाँ चली जाएगी, नीचे बैठ जाएगी जाके, बैठ जाएगी कि नहीं? और इसके ऊपर मैंने कोई पक्षी का पंख डाल दिया तो वो इसके ऊपर बैठ जाएगा कि नहीं? पानी के ऊपर बैठ जाएगा। पंख डाल देते हैं हल्का सा, फेदर जिसको बोलते हैं, वो ऊपर रहेगा। ऐसा क्यों होता है? तो इसमें एक कंसेप्ट आता है पृष्ठ तनाव, पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन शुद्ध और आसान भाषा में समझने के लिए तुम एक काम करो, ये समझ लो कि ऊपर के मॉलिक्यूल्स के बीच में ना आकर्षण होगा। तो अगर उस, इन ऊपर की सरफेस के मॉलिक्यूल होंगे ना, पानी के, पानी के मॉलिक्यूल,
पानी किससे बन के बना है? एटम से मिलके बना ना। हमने बोला पानी एटम से मिलके बना हुआ है, बोला ना। तो उनके मध्य आकर्षण का बल होगा। तो अगर यह आकर्षण का बल अगर इसके वजन को सह पाएगा तो ये ऊपर रह जाएगा, और अगर ये सह नहीं पाएगा तो ये नीचे चला जाएगा। तो ये सहने की क्षमता, ये जो इसके बीच में आकर्षण है वो इसको सह पा रहा है, और ये इसको नीचे नहीं जा पा रहा है। इस तनाव को, मतलब ये दोनों एक दूसरे मॉलिक्यूल्स आपस में पकड़ के रखते हैं, खींच के रखते हैं एक दूसरे को, ताकि एक पर्दे जैसी सतह बन जाती है जिसके ऊपर वो टिक जाता आके, है ना। और अगर ज्यादा भारी हुआ तो वो तनाव की वजह से, मतलब ज्यादा आकर्षण नहीं हो पाया तो वो उसके बीच में से निकल जाएगा और ये आकर्षण टूट जाएगा। समझ पा रहे हो तुम लोग? आया समझ में? हाँ, ये हो गया ना। तो देखो इसके बीच में इधर भी आकर्षण होगा, इधर भी आकर्षण होगा, इधर भी आकर्षण होगा, सब तरफ से ऊपर से भी आकर्षण होगा, हर तरफ से आकर्षण होगा। तो एक तरफ से आकर्षण खाली रहेगा ना। देखो कोई भी मॉलिक्यूल, याद इसको थोड़ा और डिटेल में थोड़ा सा और बता देता हूं, ठीक है। ये है, तो अगर कोई यहां पे मॉलिक्यूल है तो वो इधर से भी आकर्षण लगाएगा, इधर भी और इधर भी लगाएगा कि नहीं? ध्यान से देखो, लगाएगा ना, हर तरफ आकर्षण लगाएगा। थोड़ी उसको फर्क पड़ता है किधर जा रहा है। लेकिन जो सरफेस पे रहेगा वो नीचे भी लगाएगा, इधर भी लगाएगा, इधर भी लगाएगा, लेकिन ऊपर की तरफ तो खाली है, कोई है नहीं, खाली है ना। तो वो आकर्षण का बल कई चीजों को जन्म देता है, जन्म देता है, मतलब कई चीजें उससे उत्पन्न हो जाती हैं, मतलब क्योंकि ये आकर्षण का बल खाली है ना ऊपर की तरफ, तो इस आकर्षण की वजह से पानी की पानी की बूंदें गोल हो जाती हैं। देखो ना भाई, ये इधर से भी देखो, ये पानी की बूंद है, मेरे हाथ को तुम लोग पानी की बूंद मान लो, मेरे हाथ को तुम लोग पानी की बूंद मान लो इसको। तो अब ये इधर से भी कुछ खींच रहा है, इधर से भी कुछ खींच रहा है, इधर से भी कुछ खींच रहा है, और पीछे से भी कुछ खींच रहा है। तो जब हर तरफ से ये अपने अंदर की तरफ खींचेगा तो मिनिमम आकृति कौन सी बनती है? गोला, गोला बनता है ना। सबसे कम वॉल्यूम की चीज जो बनेगी वो गोला बनेगा ना। सेम वॉल्यूम में सबसे कम जगह घेरने वाली आकृति जो बनेगी वॉल्यूम बनेगी, तो वो गोले का आकार ले लेता है। इसलिए तुम लोग देखोगे कि पानी की बूंद को तुम जैसे ही गिराओगे वो गोलाकार बन जाती है। क्यों? क्योंकि सरफेस पे हर तरफ से खाली रह गया ना। पानी जैसे ही टूटा, हवा में आया, उसके सरफेस के हर तरफ वाले आकर्षण को कोई भी बैलेंस नहीं कर पा रहा है, तो वो अंदर की तरफ सब कुछ खींच रहा है, तो वो गोल बन जाता है। समझ में आया? ये वाला लिख लो। अब सरफेस टेंशन के बाद एक और प्रॉपर्टी आती है, विस्कोसिटी। विस्कोसिटी ऐसे करते हैं, मतलब बहने की क्षमता में रुकावट, रुकावट बोल सकते हो उसको, रेजिस्टेंस बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है। विस्कोसिटी, तो बहने की क्षमता में रुकावट को विस्कोसिटी कहते हैं। मैं बताता हूं कैसे। तुम लोग एक तरफ पानी को गिरा दो, एक तरफ पानी को गिरा दो ऐसे ही, ये पानी है तुम्हारा, ठीक है, पानी, और एक तरफ तुमने ऑयल को गिराया, तो ऑयल कौन जल्दी बहेगा? पानी वाला? ऑयल? ऑयल मतलब तेल, तेल, सरसों का तेल देखा है घर में, है ना। तो अगर तुम लोग गिराते हो पानी को और तेल को, तो सबसे जल्दी बह के कौन निकलेगा? सेम जगह पे गिराओगे तो कौन गिरेगा बताओ? कौन बहेगा जल्दी? तुमने तेल को गिराया कभी? बताओ। तेल छोड़ो, शहद ले लो, शहद पता है? शहद, शहद को छोड़ो, शहद ले लो, समझने में आसानी होगी। शहद गाढ़ा होता है ना, अंगुलियों पे लग जाता है तो भी नहीं उतरता है ना। तो बहने का गुण किस में ज्यादा होगा? पानी में? हाँ ना बोलो। पानी में। गर्दन हिला दो तुम लोग,
पानी में या फिर किसमें, शहद में? पानी में या शहद में? पानी। हाँ शाबाश, पानी में। पानी में बहने का गुण ज्यादा होगा। अब देखो क्यों होता है ऐसा। तो तुम लोग पानी को जैसे देखते हो ना, पानी तुम्हें ऐसे दिखता है, लेकिन होता क्या है, पानी में भी लेयर्स होती हैं। लेयर्स होती हैं, मैं बताता हूं कैसे। पानी ऐसा तो है नहीं कि ऊपर से नीचे तक लेके एकदम से सेम चीज है। इसको बीच में से काटोगे, इतने हिस्से में भी पानी है, लेकिन इतना हिस्सा यहां पे है, इतना हिस्सा यहां पे है, तो लेयर्स हो गई ना ऐसे। लेयर्स है ना ये सारी की सारी, मतलब एक के ऊपर एक लेयर बन के बहुत सारा पानी है। समझ में आ रहा है? तो जब वो बहता है, तो ये वाली लेयर का हिस्सा, जो जहां पे दोनों लेयर आपस में मिल रही हैं पानी की, जहां दोनों लेयर पानी की आपस में मिल रही हैं, वो लेयर आपस में, नीचे वाली के बीच में घर्षण कितना है, वो जो घर्षण होता है उसकी वजह से विस्कोसिटी आती है। तो जिसकी लेयर्स के बीच में ज्यादा घर्षण है, वो उतना ज्यादा विस्कस होगा और उसमें बहने का गुण उतना कम होगा। तो सबसे कम बहने का गुण किसमें होता है? सॉलिड्स में। सॉलिड बहते नहीं है, सॉलिड्स में बहने का गुण नहीं होता है। बहने का गुण नहीं होता है, सिर्फ लिक्विड्स में होता है। समझ में आया? इतना होता है तुम्हारा लिक्विड में। लिक्विड समझ में आ गया? अब गैस के बारे में थोड़ा सा बताता हूं है। इसके एटम्स बहुत दूर होते हैं, दूर होते हैं। इसके एटम्स बहुत दूर दूर होते हैं, मतलब इनके मध्य इनके मध्य आकर्षण का बल, आकर्षण का बल बहुत कम, या फिर तुम बोल सकते हो ना के बराबर होता है। गैसें बह सकती हैं, गैसों में बहने का गुण होता है। बोलो। यस, इनमें बहने का गुण होता है, तभी तो हवाएं चलती हैं। तुम बोलते हो ना अभी तो बारिश का मौसम है, आंधी का मौसम है, तुम लोग बोलते हो ना बारिश आ गई है। बारिश से पहले तूफान आता है, तो तूफान ज्यादा हवा की वजह से ही तो आता है, उच्च दाब से निम्न दाब, है ना? तो इनमें बहने का गुण होता है। इनको, अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे, इनको दबाया नहीं जा सकता, दबाया नहीं जा सकता, लेकिन गैसेस को दबाया जा सकता है। इनको दबाया जा सकता है। कैसे दबाया जा सकता है मैं बताता हूं। सीएनजी का नाम सुना है? सीएनजी, सीएनजी को बोलते हैं कंप्रेस्ड, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक है, मतलब उसको बहुत हाई प्रेशर के ऊपर एक ही कंटेनर में भरोगे, तो वो, उसके अणु होंगे, उसके एटम होंगे, वो पास पास आते जाएंगे। देखो क्या होता है मैं बताता हूँ दबाने का मतलब। सामान्यतः क्या होगा, गैस के एटम यहां ऐसे होंगे, तुमने इसमें और चीजें और गैस डाली, तो ये पास पास आने लगेंगे ऐसे। तुमने और ज्यादा डाल दी, तो ये और पास आने लगेंगे। और तुमने और ज्यादा डाल दी, तो एकदम ही पास आ जाएंगे। तो ये लिक्विड भी बन सकता है फिर। तो गैस को लिक्विड में कन्वर्ट किया जा सकता है, और लिक्विड को सॉलिड में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। पानी देखे हो? पानी, पानी बर्फ बन जाता है, भाप भी बन जाता है। तो इन तीनों को आपस में बदला जा सकता है। तो ये कोई
पदार्थ नहीं होते हैं, ये अवस्थाएं होती हैं। ये पदार्थ नहीं है, ये अवस्था है। सॉलिड अवस्था, गैस अवस्था, द्रव अवस्था। तो अवस्थाएं एक दूसरे में बदली जा सकती हैं, है ना। कोई भी पदार्थ किसी भी अवस्था में जा सकता है, बशर्ते उसे हर उसके रिक्वायर्ड कंडीशन दी जाए। समझ में आया। जैसे पानी को ठंडा करोगे क्या बन जाएगा? बर्फ। ठंडा करने बर्फ बनता है, भाप नहीं बनता। कौन बोला? बर्फ। और गर्म करोगे तो क्या बनेगा? भाप। ऐसे करके एक अवस्था को दूसरी अवस्था में चेंज किया जा सकता है। ये समझ में आया। कंप्रेशन का मतलब है उस चीज को बहुत ज्यादा दबाया जा सकता है। दबाया जा सकता है कि नहीं? इनका घनत्व क्या होता है? देखो, 1 किलो सॉलिड लिया, 1 किलो लिक्विड लिया, 1 किलो गैस लिया। 1 केजी सॉलिड, 1 किलो लिक्विड है, 1 किलो गैस है। मास सबका सेम है। मास इसका भी सेम है, इसका भी सेम है, इसका भी सेम है। वॉल्यूम बताओ। ये सबसे कम वॉल्यूम में रख सकते हो। मतलब वॉल्यूम क्या होता है? स्पेस में तुम लोग कितनी जगह घेर रहे हो। तो जो गैस होगा उसको तुम इस कमरे में छोड़ दोगे तो उसका वॉल्यूम कमरे जितना हो जाएगा। लेकिन लिक्विड का नहीं होगा ना, वो थोड़ा सा फैलेगा। और सॉलिड को जहां रख दोगे वो वहीं रखा रह जाएगा। तो सबसे ज्यादा वॉल्यूम किसका होगा? इसका, फिर इसका, फिर इसका। ऐसा ही है ना। तो डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम सबसे ज्यादा किसका? गैस का। तो डेंसिटी सबसे कम किसकी हुई? अरे नीचे वाले हिस्से का बढ़ा दिया तो मास सबका सेम है। तो डेंसिटी गैस की सबसे कम हो जाएगी, फिर लिक्विड की, फिर सॉलिड की, है ना। ये होते हैं तुम्हारे सॉलिड, लिक्विड, गैस। अब इसका एक चार्ट आता है, मैं तुम लोगों को बनवा देता हूं। नहीं, वो तो सेम ही चीज है बस। एक चार्ट है, उसमें क्या लिखते हैं? इधर प्रॉपर्टी का नाम लिख देंगे, कौन कौन से में वो प्रॉपर्टी है। देखो, यहाँ पे प्रॉपर्टी आएगी। यहाँ पे सॉलिड होगा, यहाँ पे लिक्विड होगा, यहाँ पे गैस होगा। ठीक है। तो सर। वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम। वॉल्यूम, सॉलिड का वॉल्यूम फिक्स होता है। इसका भी फिक्स होता है, इसका फिक्स नहीं होता है। कंप्रेसिबिलिटी मतलब दबाया जा सकता है कि नहीं। सॉलिड को दबा सकते हो, लोहे को पकड़ के दबा सकते हो, लिक्विड को, पानी को पकड़ के दबा सकते हो, गैस को दबा सकते हो। दो पिस्टन के बीच में गैस होती है ना, उसको दबा सकते हो, है ना। बोतल होती है ना, खाली बोतल, उसको दबा के देखना, दब जाएगा। खाली बोतल। विस्कोसिटी, ठीक है। विस्कोसिटी मतलब बहने का गुण, मतलब बहने के गुण में बाधा, बहने में बाधा। ये बहता ही नहीं है तो इसके बहने में बाधा कैसी? लिक्विड बहते हैं तो उनमें विस्कोसिटी होती है, गैसेज में विस्कोसिटी नहीं होती है। डेंसिटी, सॉलिड की डेंसिटी सबसे ज्यादा, फिर इसकी कम, इसकी सबसे कम।
ऐसे करके तुम्हें जितनी जितनी प्रॉपर्टी लिखी है वो सारी लिख लेना तुम लोग, तीनों की। फिर एकदम से ये चार्ट देखोगे तो सारा का सारा याद हो जाएगा, है ना। बना लेना ये वाली टेबल, तुम्हारी किताब में भी होगी कि नहीं होगी पता नहीं, देख लेना। ठीक है, उसके बारे में पढ़ते हैं, मिक्सचर के बारे में पढ़ते हैं। हाँ? मिश्रण। मिश्रण में देखो क्या होता है, दो या दो से अधिक चीजों को तुम लोग मिलाओगे। दो या दो से अधिक चीजों को आपस में क्या करना है, मिलाना है। ये दो से या दो से अधिक चीज सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं, और गैस भी हो सकते हैं। तीनों में से कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इनको मिलाने के बाद जो बनेगा वो होगा तुम्हारा मिश्रण। अब मिश्रण की बात, खास बात क्या होती है मैं बताता हूं। देखो, तुम लोग चीनी प्लस मिट्टी, दोनों चीजों को ले लो और मिला दो। क्या तुम लोग देख के बता पाओगे ये लोग मिले हुए यहाँ आपस में, चीनी और मिट्टी को? चीनी मिट्टी नहीं बोल रहा हूं मैं, जो खाने वाली चीनी होती है उसको देख के बता पाओगे इसमें चीनी है? अरे एक हाथ में चीनी लेना, दूसरे हाथ में मिट्टी लेना, ठीक है, दोनों हाथों को मिला लेना, फिर तुम दोनों हाथों को मिलाने के बाद उसको देखना, तुम्हें पता लगेगा उसमें चीनी है। सर पीली लेना है। चीनी, चीनी खाने वाली चीनी, मीठी वाली, देख के पता लग जाएगा ना चीनी मिली हुई है मिट्टी में। थोड़ी सी मिट्टी होगी, थोड़ी सी चीनी होगी तो दिख जाएगी, है ना। तो दोनों को अलग अलग देखा जा सकता है। और अगर मैं तुम्हें अब बोल दूं कि उस मिट्टी में से चीनी को अलग करो, कर लोगे? हैं? नहीं कर पाओगे? हाँ तो बारीक बारीक है, लेकिन उठा तो सकते हो ना तुम उसको, या फिर छान सकते हो एकदम। मिट्टी, बालू मिट्टी ले रखी है तुमने तो फिर चीनी है उसको छान के अलग कर सकते हो ना। तो इन हाँ दोनों मिली हुई चीजों को आपस में अलग किया जा सकता है। अलग किया जा सकता है कि नहीं? तीसरी चीज क्या हो गई, इनके बीच में कोई रिएक्शन नहीं हुई। रिएक्शन नहीं हुई, मैं बताता हूं क्या मतलब है। जब तूने दोनों को एक दूसरे में मिलाया तो क्या कुछ नई चीज बनी दोनों को मिलाने से? बताओ भाई, कुछ नई चीज थोड़ी बनी है। जैसे, जैसे मैं तुम्हें बताता हूं, जब तुम लोग घर पे पुताई होते हुए देखते हो दिवाली के टाइम पे, तो वो जो चूना पत्थर आता है ना, चूना पत्थर, उसको पानी में डालते देखा है? देखा है कि नहीं? तो वो उबलने लगता है ना पानी में डालते ही, है। तो उन दोनों को आपस में मिलाने से रिएक्शन हो रही है, लेकिन क्योंकि उसमें कुछ और बन रहा है ना। लेकिन इन दोनों को आपस में मिलाने से तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। दोनों ही चीजों को आपस में मिलाने के बाद कुछ नया थोड़ी बना, दोनों को तुम अलग भी कर सकते हो। तुम देख पा रहे हो कि दोनों एक दूसरे में मिलाने के बाद वहीं पड़े हुए हैं, कुछ हुआ ही नहीं है। तो इनके बीच में कोई रिएक्शन नहीं हुई है। और इन दोनों को तुम देख के बता पा रहे हो अलग अलग, मतलब दोनों की अपनी अपनी बाउंड्री निश्चित है। दिखाई दे रहा ना कि ये चीनी का दाना है तो चीनी के दाने की बाउंड्री अलग है ना। जैसे मैंने पांच छह पत्थर ले लिए, मिट्टी को भी छोड़ो तुमने, ये बड़े बड़े पत्थर ले लिए, और ये मैंने चीनी के दाने ले लिए छोटे वाले। तो
चीनी के दानों की बाउंड्री कितनी सी है, छोटे छोटे हैं तो दिख रहे हैं ना तुम्हें। बाउंड्री क्या होती है कि वो जहां तक वो सीमित है वहां तक। तो चीनी का दाना कहां तक सीमित है तुम देख के बता पा रहे हो? और पत्थर कहां तक सीमित है ये भी तुम देख के बता पा रहे हो? तो इन दोनों की बाउंड्री अलग अलग दिखाई देती है। बाउंड्री निर्धारित रहती है इसमें भी। बाउंड्री निर्धारित हो गई है, दोनों को अलग कर ही लिया है हमने। तो मिक्सचर में कहने का मतलब ये होता है कि दो या दो से अधिक चीजों को तुम मिला पाओगे, और दोनों को मिलाने के बाद दोनों के गुणों में कमी नहीं आएगी, आपस में उनके गुण नहीं बदलेंगे। नहीं बदल रहे हैं ना? थोड़ी बदल रहे हैं गुण। चीनी का गुण थोड़ी बदल गया, वो मीठी नहीं हुई। मिट्टी में मिलाने के बाद मीठी तो वो रहेगी, तुम खाओगे नहीं वो अलग बात है उसको, लेकिन वो मीठी तो रहेगी ही, है कि नहीं? हवा में कितने परसेंट ऑक्सीजन है? नाइट्रोजन कितना है? तो ये दोनों चीजें आपस में मिली हुई है ना, लेकिन नाइट्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग है ना? आपस में थोड़ी रिएक्शनें कर रही हैं। अगर आपस में रिएक्शन मतलब हल्की वो यूवी रेडिएशन आती है तब की बात अलग है, छोड़ो उस सबको। लेकिन जहां तुम्हारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन ऑक्सीजन आपस में मिलके थोड़ी ना कुछ बना रहे हैं, वो अपने इनएक्टिव फॉर्म में पड़े हुए हैं, है ना? तो वो भी मिक्सचर की श्रेणी में आते हैं। अब मिक्सचर दो टाइप के होते हैं, एक होता है होमोजीनियस मिक्सचर, एक होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो मैं तुम्हें जिसके बारे में अभी तक बता रहा था वो क्या था? हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ये सब हेट्रोजीनियस मिक्सचर के गुण हैं। हेट्रोजीनियस मिक्सचर का कहने का मतलब क्या है? दोनों चीजों को तुम अलग अलग देख पा रहे हो, दोनों की बाउंड्री निर्धारित है, दोनों को अलग कर सकते हो फिजिकल मेथड के द्वारा, दोनों के गुण चेंज नहीं हो रहे हैं। लेकिन अगर मानो तुमने चीनी और पानी को ले लिया, तो ये क्या हो जाएगा? दो चीजों को मिला दिया, दो चीजों को मिलाने के बाद क्या बना? चीनी और पानी को मिलाने के बाद क्या बना? मीठा पानी बनेगा ना। गुण चेंज हो गए, पानी का गुण चेंज हो गया। पानी का गुण क्या चेंज हो गया? वो मीठा हो गया। हुआ कि नहीं? अब देखो, तो होमोजीनियस मिक्सचर में क्या होता है? होमोजीनियस मिक्सचर को ही सॉल्यूशन बोला जाता है, पहले तो ये याद रखना। होमोजीनियस मिक्सचर को ही क्या बोलते हैं? सॉल्यूशंस। इनकी अलग कहानियां होती हैं, इनके बारे में किसी दिन पढ़ाएंगे। चीनी और पानी को घोल दिया, क्या तुम चीनी को पानी में घोलने के बाद उन्हें अलग कर सकते हो? अगर मैं पानी को उड़ा दूं तो, गर्म करके, तो क्या बचेगा? है? चीनी बचेगी कि नहीं? चीनी नहीं बचेगी, चीनी उड़ जाएगी। चलो चीनी को छोड़ो, नमक को अगर मैं पानी में मिला के नमक पानी को उड़ा दूं तो क्या बचेगा? नमक वापस आ जाएगा। ए, नमक वापस आ जाता है। नमक कैसे बनता है? समंदर के पानी को उड़ाने के बाद नमक बनता है ना। तो नमक पहले कहाँ था? पानी में ही तो था। तो पानी को उड़ाने के बाद क्या बचा? नमक। तो अभी भी अगर मैं यहाँ पे नमक को पानी में डाल के या चीनी को पानी में डाल के उड़ा देता हूं तो क्या बचेगा? वापस चीनी आ जाएगी ना। लेकिन तुम लोग इसको किसी फिजिकल प्रोसेस के थ्रू थोड़ी प्यूरिफाई कर पा रहे हो। प्रोसेस देखो, अब तुम प्रोसेस के बारे में थोड़ा सा सुनो। फिजिकल प्रोसेस
और केमिकल प्रोसेस। इस प्रोसेस के थ्रू तुम लोग इसको नहीं हटा पा रहे हो। फिजिकल प्रोसेस क्या होती है? जैसे तुम लोग छान रहे हो, छानने की प्रक्रिया क्या है? फिजिकली कुछ कर रहे हो ना तुम, है ना? फिजिकल प्रोसेस। केमिकल प्रोसेस क्या हो गया? जैसे मैंने पानी को भाप बना दिया, ये केमिकल प्रोसेस। लिक्विड है, उसको हीट किया और वेपर बन गया, ये फिजिकल प्रोसेस में आएगा। ये भाप बन गया, और जब भाप बन गया तो वो बची हुई चीज पीछे रह गई, तो छानने की प्रक्रिया जैसे हो गई। ये सब प्रक्रिया के अंदर तुम लोग उसको अलग नहीं कर पाओगे, लेकिन केमिकल प्रोसेस से तुम लोग उसको अलग कर पाओगे, इतना याद रखना। ये लिख लो। देखो देखो देखो, सुनो, अब आगे की कहानी सुनो, देखो क्या होता है। मान लो मैंने पानी में मिट्टी डाल दी, तुम बस इतना याद रखो, मैंने पानी में क्या डाला है? मिट्टी। अब तुम्हें बोलेगा कि मिक्स, तुम्हें पता है क्या पूछा जाएगा? मिक्सचर क्या है, और मिक्सचर के टाइप बताओ। मिक्सचर के टाइप बताने के बाद उनकी प्रॉपर्टीज बताओ। ये सवाल आता है, जब भी आता है। तो तुम लोगों को मिक्सचर के बारे में क्या बताना है? जब दो या दो से अधिक चीजों को मिलाया जाता है तथा वो अपने इंडिविजुअल मतलब व्यक्तिगत, या फिर जिनके गुण अकेले में जैसे होते हैं वो वाले गुण मिक्सचर में भी सेम रहते हैं, तथा उन्हें कॉम्पोजिशन मतलब मिक्सचर के अंदर आसानी से पहचाना जा सकता है। ठीक है, तो वो सारी चीजें मिक्सचर में आती हैं। अब मिक्सचर के टाइप होमोजीनियस हेट्रोजीनियस हो गए, एक ये मिक्सचर के टाइप हो गए, ठीक है, होमोजीनियस हेट्रोजीनियस। दूसरी तरफ आ जाएंगे प्योर सब्सटेंस, ठीक है, उनके बारे में बाद में पढ़ेंगे, पहले तुम देखो मिक्सचर के टाइप होमोजीनियस हेट्रोजीनियस। अब इनकी प्रॉपर्टी में क्या क्या होगा? इनको मतलब दो या दो से अधिक चीजों को आपस में मिलाने के बाद इनके गुणों में कोई परिवर्तन नहीं आता है, इनके गुणों में परिवर्तन नहीं आता है। इनके गुणों में परिवर्तन नहीं आता है। इनको फिजिकल प्रोसेस के द्वारा, फिजिकल प्रोसेस के द्वारा अलग कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं, ठीक है, ये याद रखना। इनमें इनको आपस में मिलाने पर, इनको आपस में मिलाने पर कोई ऊर्जा परिवर्तन नहीं होता है, कोई ऊर्जा परिवर्तन नहीं होता है ना? इनके गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता है, इनको फिजिकल प्रोसेस के द्वारा अलग किया जा सकता है ना? जब दो या दो से अधिक चीजों को आपस में मिलाया जाता है तो उनको, उनके बीच में कोई भी आबंधों का निर्माण नहीं होता है, इसलिए ही उनकी प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती है। इनका मेल्टिंग पॉइंट वगैरह इंडिविजुअल चीजों का बदलता नहीं है। लेकिन अगर दोनों को मिक्स करने के बाद तुम पिघालना चालू करोगे तो पत्थर तो पिघलेगा नहीं, पत्थर थोड़ी पिघलेगा। चीनी और पत्थर को गर्म करोगे तो चीनी पिघलने लगेगी। तो दोनों का, लेकिन हम दोनों को मिक्स करके पिघाल रहे हैं तो हम देखेंगे कि कुछ पिघला हुआ है कुछ नहीं पिघला हुआ, तो टेम्परेचर चेंज मतलब मेल्टिंग पॉइंट चेंज होता जाएगा। वो डिपेंड करेगा कि वो कितना सारा आपस में मिला हुआ है, उस चीज पे निर्भर करेगा। तो तुम लिख सकते हो कि इनके मेल्टिंग पॉइंट निर्धारित नहीं होते हैं, इनका गलनांक निर्धारित नहीं होता है, निर्धारित नहीं होता है, उनका गलनांक निर्धारित नहीं होता है। ठीक है, आगे चलते हैं, प्योर सब्सटेंस के बारे में पढ़ते हैं। चलो, मैंने तुम्हें बताया था मिक्सचर के दो टाइप, होमोजीनियस हेट्रोजीनियस, और
मैटर है, मैटर था, मैटर के सॉलिड, मैटर के तीन टाइप थे, लिक्विड सॉलिड गैस। और फिर इन तीनों को आपस में मिलाने से क्या बन रहे थे, मिक्सचर बन रहे थे। मिक्सचर के दो टाइप ये बताए थे, और इधर एक और चीज बताई थी मैंने, प्योर सब्सटेंस। बताया था कि नहीं? बोलो भाई। ये वाला चार्ट तुम याद रखना, पहले मैटर था, ये गैस था, ये लिक्विड था, ये सॉलिड था। अब इन तीनों में से किसी को भी, या फिर तीनों को ही आपस में मिलाने से क्या बन रहे थे, मिक्सचर। मिक्सचर के टाइप बताए थे, होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस और हेट्रोजीनियस। इधर था क्या, प्योर सब्सटेंस। अब हम सब्सटेंस के बारे में पढ़ेंगे। क्या करेंगे हम, प्योर सब्सटेंस में क्या आते हैं, एलिमेंटल फॉर्म आ जाती है, एलिमेंट्स मान लो, और कंपाउंड्स मान लो। कंपाउंड्स क्या होते हैं, फिक्स्ड रेशियो ऑफ, फिक्स्ड रेशियो ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट्स क्या होते हैं, प्योरेस्ट होते हैं, ये प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर। प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर कैसे बताता हूं तुम्हें, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनान, रेडान, सोडियम, मैग्नीशियम, स्कैंडियम, टाइटियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज। तो इसमें एक ही टाइप के एलिमेंट्स होंगे। एलिमेंट क्या होते हैं, एलिमेंट होते हैं जो नेचर के अंदर तुम्हें चीजें मिलती हैं, वो एक छोटी से छोटी चीज, वैसे तो तुम बोलोगे एटम से मिलके बनी होती हैं, तो वो एटम जो होता है ना, वो एटम, ये एलिमेंटल फॉर्म होते हैं, ये एटॉमिक फॉर्म होते हैं। ठीक है। और जब इन एटम्स को एक निर्धारित रेशियो के अंदर तुम मिलाओगे तो उनसे क्या बनते हैं, कंपाउंड बनते हैं। जैसे Na+Cl को मिलाने से क्या बनता है, NaCl बनता है ना। तो ये क्या हो गया, एक केमिकल कंपाउंड हो गया। एलिमेंट्स को आपस में मिलाने से क्या बनते हैं, कंपाउंड्स, केमिकल कंपाउंड्स। कंपाउंड्स भी, लेकिन अब NaCl भी तो एक कंपाउंड हो गया, दो चीजों से मिलके बनाना है Na+Cl-। कितने हो गए? ठीक है, जाओ बच्चों।